नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था पराग कोश की संरचना, नर युग्म कोश के बारे में सामान्य जानकारी। आज का अपना टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन स्टार्ट करने से पहले एक नोट लगा के लिख लेना आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था पराग कोश की संरचना, और पराग कोश की संरचना के अंदर अपन ने उसकी जो आवरण परतें होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। उनमें सबसे अंदर की परत होती थी टेपिटम। तो टेपिटम के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है कि टेपिटम को यदि परागकण पूर्ण विकसित होने से पूर्व नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि टेपिटम को परागकण पूर्ण विकसित होने से पूर्व नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि अपन टेपिटम को पहले परागकण विकसित होने से पहले नष्ट कर देते हैं तो जो परागकण निर्मित होंगे, परागकण तो क्या होंगे, निर्मित होंगे, लेकिन कैसे होंगे, बद्धे होंगे, नॉन फर्टाइल होंगे, बद्धे या नॉन फर्टाइल होंगे। यदि टेपिटम को परागकण पूर्ण विकसित होने से पहले अपन नष्ट कर देते हैं तो क्या होगा, परागकण बद्धे या नॉन फर्टाइल होंगे, यानी कि वो जनन क्रिया करने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी टेपिटम के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे। अब देखो, लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार होगा। अब देखो, अपन ने पढ़ा था पराग कोश की संरचना के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर किसका निर्माण होता है, परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है। अब देखो, सामान्यतः लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर कुछ सघन जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, ये कैसे होती हैं, द्विगुणित या 2n प्रकार की होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या करेंगी, 4 अगुणित n या अगुणित बीजाणु का निर्माण करते हैं। अब देखो, सामान्यतः क्या होता है, लघु बीजाणु धानी क्या होती है, पराग कोश के अंदर 2 पालियां पाई जाती हैं। 2 पालियों के अंदर 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। उन 4 प्रकोष्ठों को अपन क्या बोल सकते हैं, लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है, कुछ सघन जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, 2n यानी कि द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होंगे, 4 अगुणित बीजाणु का निर्माण होगा।
ये 4 अगुणित बीजाणु, ये 4 अगुणित बीजाणु क्या होते हैं, टेट्राड या चतुष्क के रूप में, टेट्राड या चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित बीजाणु का निर्माण करता है। 4 अगुणित बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और 4 अगुणित बीजाणु टेट्राड या चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये टेट्राड या चतुष्क निम्न 5 प्रकार के होते हैं। अपन ने क्या पढ़ा, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, लघु बीजाणु निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार होता है, सामान्यतः क्या होता है, लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर एक या कुछ सघन जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित बीजाणु का निर्माण करती हैं। और जो कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य वाली लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिकाएं 2n या द्विगुणित प्रकार की होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित बीजाणु का निर्माण करती हैं। ये 4 अगुणित बीजाणु टेट्राड या चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब ये चतुष्क या टेट्राड, चतुष्क या टेट्राड 5 प्रकार के होते हैं। चतुष्क या टेट्राड कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चतुष्क या टेट्राड 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में सबसे पहले कौन सा आता है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय टेट्राड या चतुष्क। अब देखो चतुष्फलकीय टेट्राड का निर्माण किस प्रकार होता है या किस प्रकार बनते हैं। सबसे पहले देखो चतुष्फलकीय टेट्राड के बारे में पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। यानी कि कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, क्या होता है, केंद्रक विभाजन। और दूसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक विभाजन व कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब देखो कोशिका विभाजन होता है सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होंगे, कोशिकीय विभाजन होंगे। कोशिकीय विभाजन के दौरान सबसे पहले किसका विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जैसे अब देखो चतुष्फलकीय चतुष्क का निर्माण किस प्रकार होता है, ये देखो ये कोई लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसके अंदर ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक ये क्या है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब इसके अंदर कोशिका विभाजन सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले होगा केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात में इसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। और यहाँ पर किसका विभाजन हुआ है, सेल डिवीजन के दौरान केंद्रक विभाजन। अब कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद में चतुष्फलकीय टेट्राड बनने के दौरान आगे क्या होगा, फिर से केंद्रक का विभाजन होगा, फिर से क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। और संरचना किस प्रकार की बन जाएगी, संरचना किस प्रकार की बन जाएगी, ये देखो
इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है। अब इस चतुष्फलकीय संरचना के अंदर क्या होता है, अपन को तीन लघु बीजाणु अपन को एक तल के अंदर दिखाई देते हैं, जबकि इसका चौथा लघु बीजाणु कहाँ पर है, इन तीनों के पीछे स्थित है। जैसे यहाँ पर तीन लघु बीजाणु स्थित हैं, तो एक चौथा लघु बीजाणु कहाँ पर होगा, इसके पीछे की ओर, जो अपन को दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की संरचना किसके अंदर बनती है, चतुष्फलकीय टेट्राड के अंदर बनती है। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है। केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, फिर से केंद्रक विभाजन, और केंद्रक विभाजन के बाद में पुनः कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसके दौरान इस प्रकार की संरचना बनती है जिसमें तीन लघु बीजाणु अपन को सामने से एक ही तल में दिखाई देते हैं, जबकि चौथा लघु बीजाणु इन सबके पीछे स्थित होता है, जो अपन को दिखाई नहीं देता है। ये देखो, ये बन गई चतुष्फलकीय टेट्राड की संरचना। अब देखो दूसरा चतुष्क किस प्रकार का बनेगा, दूसरा बनता है समद्विपार्श्वी चतुष्क। अब देखो चतुष्फलकीय टेट्राड या चतुष्क का एग्जाम्पल क्या होगा, इस प्रकार का चतुष्क लगभग या अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अधिकांशतः सभी द्विबीजपत्री पादपों के अंदर किस प्रकार का टेट्राड पाया जाएगा, चतुष्फलकीय। दूसरा होता है समद्विपार्श्वीय। समद्विपार्श्वीय के अंदर क्या होता है, चारों जो लघु बीजाणु होंगे, वो एक ही तल के अंदर दिखाई देते हैं। चारों लघु बीजाणु एक ही तल के अंदर दिखाई देते हैं। इस प्रकार का चतुष्क बनता है, तो इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहते हैं, समद्विपार्श्वीय चतुष्क। इस प्रकार का चतुष्क कौन से पादपों में पाया जाता है, अधिकांशतः सभी एक बीजपत्री पादपों के अंदर, इस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। पहला कौन सा था, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय के अंदर अपन को तीन लघु बीजाणु एक तरफ में दिखाई देते हैं, एक इनके पीछे स्थित होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर। दूसरा समद्विपार्श्वीय के अंदर क्या होता है, एक ही तल के अंदर चारों लघु बीजाणु अपन को दिखाई देते हैं, और इनका एग्जाम्पल क्या है, एक बीजपत्री पादपों के अंदर इस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। तीसरा कौन सा है, क्रॉसिंग चतुष्क या क्रॉसिंग टेट्राड। क्रॉसिंग टेट्राड के अंदर क्या होता है, इस प्रकार की संरचना बनती है कि इसके अंदर दो लघु बीजाणु एक तल में होते हैं और दो लघु बीजाणु दूसरे तल में 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं। ये इस प्रकार की संरचना अपन को दिखाई देती है। इसके अंदर क्या होता है, दो लघु बीजाणु एक तल के अंदर होते हैं, तथा इसके नीचे वाले दो लघु बीजाणु क्या होंगे, ये कोई एक चतुष्क है। इस चतुष्क के अंदर क्या होता है, चारों लघु बीजाणु अपन को कैसे दिखाई दे रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसके अंदर रोटेशन होगा, गुणन होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, ये नीचे वाले जो लघु बीजाणु हैं वो समकोण पर घूमकर इसके विपरीत दिशा में चले जाते हैं। यानी कि इसके अंदर अपन को कितने लघु बीजाणु दिखाई देंगे, तीन लघु बीजाणु दिखाई देंगे। दो लघु बीजाणु एक तल के अंदर, तीनों लघु बीजाणु एक ही तल के अंदर, और चौथा लघु बीजाणु क्या होता है, नीचे वाले लघु बीजाणु के पीछे की ओर होता है। यानी कि पहले ये इस प्रकार से थे और बाद में घूमकर कैसे हो गए, इस प्रकार हो गए। तो इसका एक लघु बीजाणु यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक जो इस साइड में था वो चला गया, पीछे चला गया। तो इसके अंदर क्या होते हैं, नीचे वाले
लघु बीजाणु घूमकर समकोण बना लेते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं। ये हो गया क्रॉसिंग चतुष्क। क्रॉसिंग चतुष्क का एग्जाम्पल क्या है? मैग्नोविलिया। मैग्नोविलिया नामक पादप के अंदर क्रॉसिंग चतुष्क पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? 3 चतुष्क अपन को एक तल में दिखाई देते हैं, जबकि चौथा चतुष्क तीसरे चतुष्क के पीछे की ओर होता है। इसी प्रकार चतुष्फलकी के अंदर अपन को क्या होते हैं? 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, लेकिन तीनों लघु बीजाणु के पीछे एक लघु बीजाणु होता है। यहाँ पर क्या होता है? तीसरा जो लघु बीजाणु होता है उसके पीछे ये चौथा लघु बीजाणु पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मैग्नोविलिया। अब देखो चौथे प्रकार का चतुष्क कैसा होगा? टी आकार का चतुष्क। टी आकार का चतुष्क। टी आकार के चतुष्क के अंदर क्या होता है? दो लघु बीजाणु इस प्रकार की संख्या होती है, यानी कि चारों लघु बीजाणु अपन को एक ही तल में दिखाई देते हैं, लेकिन जो दो लघु बीजाणु हैं वो तो क्या होते हैं? एक दूसरे के समतल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। इस प्रकार की संख्या पाई जाती है। उस प्रकार के चतुष्क को क्या कहेंगे? टी आकार का चतुष्क। टी आकार का चतुष्क का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा एस्ट्रोलोकिया। एस्ट्रोलोकिया के अंदर टी आकार का चतुष्क पाया जाता है। इसके अंदर चारों लघु बीजाणु अपन को एक ही तल में दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर वाले दो लघु बीजाणु नीचे वाले क्या होते हैं? समकोण में स्थित होते हैं और नीचे वाले एक तल के अंदर उपस्थित होते हैं। अब देखो पांचवें प्रकार का चतुष्क कैसा होता है? पांचवें प्रकार का चतुष्क होता है रेखित प्रकार का चतुष्क। तो रेखित प्रकार के चतुष्क के अंदर चारों लघु बीजाणु एक ही तल में रेखित रूप में व्यवस्थित होते हैं। चारों लघु बीजाणु एक ही तल में रेखित रूप में व्यवस्थित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हेलोफाइला। एग्जाम्पल क्या होगा? हेलोफाइला। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हेलोफाइला। इस प्रकार से जो चतुष्क बनते थे लघु बीजाणु रानी के अंदर उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। चारों लघु बीजाणु किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ये चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चतुष्फलकीय की संरचना के अंदर तीनों लघु बीजाणु अपन को एक तल में दिखाई देते हैं, चौथा लघु बीजाणु के पीछे स्थित होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? द्विबीजपत्री पादप। दूसरा समद्विपार्श्वी के अंदर चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल एक द्विबीजपत्री पादपों के अंदर। क्रॉसिंग चतुष्क के अंदर दो लघु बीजाणु 90 डिग्री के कोण पर या समकोण पर घूमकर इनके अलग दिशा में चले जाते हैं और चौथा लघु बीजाणु तीसरे के पीछे स्थित होता है। एग्जाम्पल मैग्नोविलिया। चौथा होता है टी आकार के चतुष्क। टी आकार का चतुष्क एस्ट्रोलोकिया नामक पादपों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर चारों लघु बीजाणु एक ही तरह में होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से क्रॉस रूप में अलग अलग दिशाओं में पाए जाते हैं, यानी समतल रूप से पाए जाते हैं। पांचवा रेखित प्रकार। एग्जाम्पल हेलोफाइला। और इसके अंदर चारों लघु बीजाणु एक ही तल के अंदर रेखित रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये हो गए चतुष्क के प्रकार। अब देखो चतुष्क के प्रकार यानी कि चारों लघु बीजाणु क्या हैं? एक जगह एक ही कोशिका के अंदर चतुष्क के रूप में उपस्थित है। अब ये चारों लघु बीजाणु अलग अलग कैसे होंगे? यानी कि चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग किस प्रकार होंगे? तो यहाँ पर देखो अपन, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो जो लघु बीजाणु के मध्य जो
भित्ति का निर्माण होता है, ये भित्ति किसकी बनी होती है, ये भित्ति किसकी बनी होती है, केलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, केलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, केलोस पाया जाता है। अब देखो केलोस का विघटन किस प्रकार से होगा, केलोस का विघटन होता है केलेस नामक एंजाइम की द्वारा। केलेस नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होगा, टेपिटम कोशिकाओं से। टेपिटम भी कौन सी, ग्रंथिल टेपिटम के द्वारा किसका स्राव होता है, केलेस एंजाइम का। केलेस एंजाइम किसका अपघटन करेगा, केलोस का विघटन करेगा। केलोस का विघटन जैसे ही होगा तो यहाँ से सभी लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और ये बिखरी हुई अवस्था में या अलग अलग की अवस्था में लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर पाए जाते हैं। तो लघु बीजाणु चारों चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं, और चतुष्क से अलग अलग किस प्रकार होते हैं, केलोस की भित्ति होती है, केलोस नामक पदार्थ से बनी भित्ति होती है। केलोस का विघटन किसके द्वारा होता है, केलेस एंजाइम के द्वारा होता है। केलेस एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, ग्रंथिल टेपिटम के द्वारा होता है। क्लियर। अब देखो कुछ अपवाद होते हैं, जैसे केलोट्रोपिस व आर्किड्स में क्या होता है कि परागकण दोनों जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। परागकण जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, परागकण। केलोट्रोपिस आर्किड्स इत्यादि के अंदर परागकण के दो पालियां आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं, या दो लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। लघु बीजाणु की इस अवस्था को क्या कहते हैं, पोलिनिया। जब केलोट्रोपिस और आर्किड्स इनके अंदर पराग कोष इस अवस्था में पाए जाते हैं, इनकी जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, इस प्रकार की अवस्था में उपस्थित लघु बीजाणु या पराग कणों को अपन क्या कहते हैं, पोलिनियम कहते हैं। इसी प्रकार से एक और अपवाद होता है ड्रोसेरा व टाइफा। इन पादपों के अंदर क्या होता है, 4 से अधिक लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर पाए जाते हैं। 4 से अधिक लघु बीजाणु चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं। 4 से अधिक लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में उपस्थित रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, पॉलीस्पोरी। क्या कहते हैं, पॉलीस्पोरी। प्रकार की संरचना को अपन क्या कहेंगे, पॉलीस्पोरी। ये बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। केलोट्रोपिस और आर्किड्स के अंदर पराग कोष जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं, पोलिनियम। और यहाँ पर ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर क्या होते हैं, 4 से अधिक लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसे क्या कहते हैं, पॉलीस्पोरी। अब देखो इसके बाद में क्या होगा कि लघु बीजाणु अलग अलग हो गए, लेकिन पराग कोष के अंदर ही उपस्थित हैं। अब पराग कोष से बाहर कैसे निकलेंगे, पराग कोष से बाहर निकलने के लिए क्या होता है, पराग कोष में स्फुटन होता है। क्या होता है, पराग कोष का स्फुटन होता है। अब देखो अपन ने जब पराग कोष की संरचना के बारे में पढ़ा था, तो पराग कोष की संरचना में पढ़ते समय अपन ने देखा था कि एक परत होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर क्या होता था, यू आकार का सेलुलोज जमा होता था, यू आकार के सेलुलोज का जमा होता था। अब यू आकार का सेलुलोज का जमा होता था, तो ये यू आकार का सेलुलोज क्या करता था,
जैसे ही वातावरण में नमी होती है या आर्द्रता होती है, उसको क्या करेगा, आर्द्रता को अवशोषित करेगा, आर्द्रता को अवशोषित करेगा। और आर्द्रता को अवशोषित करके इसके अंदर क्या होता है, स्फुटन होता है। परागकोश के अंदर क्या होता है, स्फुटन होता है। तो परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से हो रहा है, परागकोश के स्फुटन के अंदर कौन सहायता करता है, परागकोश के स्फुटन के अंदर सहायता करेगा कौन, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम की परत। एंडोथीसियम की परत के अंदर क्या होता है, यू आकार की सेल्यूलोज का जमा हो जाता है। ये यू आकार के सेल्यूलोज क्या करता है, वातावरण की आर्द्रता को, वातावरण की आर्द्रता को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करके क्या होता है, परागकोश के अंदर स्फुटन हो जाता है, और स्फुटन होने से परागकण बिखर जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, लघु बीजाणु या परागकण परागकोश स्फुटन के पश्चात एक दूसरे से अलग अलग बिखर जाते हैं। ये हो गया परागकोश स्फुटन। अब देखो, ये हो गया लघु बीजाणु जनन, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण या परागकण का निर्माण। अब देखो परागकण की संरचना के बारे में देखते हैं। परागकण की संरचना कैसी होती है, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो देखो पोलन ग्रेन एक गोलाकार, यानी कि लगभग गोलाकार, संपूर्ण रूप से गोलाकार अपन नहीं कह सकते इसको, लगभग गोलाकार, लगभग गोलाकार संरचना होती है। और ये कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय अगुणित संरचना होती है। परागकण की संरचना कैसी होती है, यह लगभग गोलाकार संरचना होती है। और ये कैसी होती है, एक कोशिकीय या अगुणित होती है, एक कोशिकीय व अगुणित होती है। अब देखो इसकी संरचना के बारे में अपन देखें तो इसकी संरचना लगभग कैसी होती है, गोलाकार होती है। और गोलाकार संरचना के अंदर दो परतें पाई जाती हैं, एक तो होती है अंतर्वृत्ति और एक बाह्य वृत्ति। बाह्य वृत्ति को अपन क्या कहते हैं, बाह्य चोल भी कहते हैं, और अंतर्वृत्ति को अपन क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य कैसा होता है, सघन होता है। जीव द्रव्य कैसा होता है, सघन होता है। एक कोशिकीय और सघन जीव द्रव्य। यहाँ पर इसके अंदर क्या पाया जाएगा, केंद्रक, और ये क्या हो गया, जीव द्रव्य। अब देखो, जो अपन ने जब परागकोश की संरचना पढ़ी थी तब अपन ने पढ़ा था कि जो मध्यवृत्ति होती है, मध्यवृत्ति के नीचे वाली परत या अंतिम परत होती है टेपिटम। टेपिटम के अंदर ग्रंथिल टेपिटम व अमीबीय टेपिटम दो प्रकार के बताए थे। अब ग्रंथिल टेपिटम के द्वारा एक प्रकार के पदार्थ का स्राव होता है, और उस पदार्थ से स्पोरोपोलेनिन नामक परत का निर्माण होता था। और स्पोरोपोलेनिन परत को ही आगे चलकर किसका निर्माण करती है, बाह्य चोल का निर्माण करती है। अपन ने वहां पर पढ़ लिया था कि बाह्य चोल का निर्माण कौन करेगा, स्पोरोपोलेनिन करेगा। ये किसका निर्माण आवरण है, स्पोरोपोलेनिन। ये केंद्रक, जीव द्रव्य और परागकण के भित्ति के ऊपर या अंतःभित्ति के ऊपर कुछ स्थानों पर बाह्य चोल या स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता है। उन भाग को क्या कहते हैं, जनन छिद्र। उन भागों को क्या कहते हैं, जनन छिद्र। जनन छिद्र के द्वारा किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है। जनन छिद्र के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण। इस प्रकार से अपन परागकण की संरचना के बारे में देखें तो परागकण कैसा होता है, लगभग गोलाकार संरचना होती है। यह एक कोशिकीय अगुणित प्रकार का होता है। और इसके अंदर जीव द्रव्य कैसा होता है, सघन होता है।
अब देखो इसके अंदर दो परतें पाई जाती हैं, एक अंतःचोल और एक बाह्य चोल। अंतःचोल क्या होता है? मर्दूत की कोशिकाओं से बना होता है। अंतःचोल मर्दूत की कोशिकाओं से बना होता है। बाह्य चोल किसका होता है? स्पोरोपोलिन के जमाव से निर्मित होता है। और इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, जीवद्रव्य सघन पाया जाता है। और कुछ स्थानों पर क्या होता है? स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होने से कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र के द्वारा किसका निर्माण होता है? पराग नली का निर्माण होता है। इस प्रकार से अपन ने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा है। अब बाकी का अपन देखेंगे अगली क्लास में।